दिस फॉर रेगुलेटरी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। ये चैनल अधिकतम दक्षता और न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत पर काम करता है। हम डोमेन विशेषज्ञों द्वारा चलाए जाते हैं। आज हम रीइंश्योरेंस मैनेजमेंट के IC85 पेपर की बुनियाद रखने वाले हैं। बिल्कुल, हम चैप्टर 1 और 2 को गहराई से समझेंगे। हमारा मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि हर कॉन्सेप्ट को एग्जाम के नजरिए से तैयार करना है, ताकि तैयारी एकदम मजबूत हो। हाँ, और हम स्लाइड्स के क्रम में ही चलेंगे ताकि कोई भी जरूरी पॉइंट मिस ना हो। हमारा फोकस रहेगा पैरेटो प्रिंसिपल पर। मतलब वो 20% महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम में 80% नतीजे लाते हैं। एग्जैक्टली। हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान भाषा में तोड़ेंगे, टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में ही रखेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ हर टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू रीइंश्योरेंस से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, रीइंश्योरेंस का आधार क्या है? स्लाइड कहती है द इकोनॉमिक बेसिस एंड लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। हाँ, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंश्योरेंस जो है वो एक व्यक्ति के लॉस को बहुत सारे लोगों में बांटता है। राइट, द प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग। और रीइंश्योरेंस इंश्योरर के लॉस को बहुत सारे इंश्योरर्स में बांटता है। ये इंश्योरेंस फॉर इंश्योरर्स है। अच्छा। और यहीं पे डॉक्टर एफएल ट्यूबा का एक बहुत मशहूर कोट है जो एग्जाम में आ सकता है। उन्होंने कहा था, रीइंश्योरेंस एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर। शॉक अब्जॉर्बर मतलब ये इंश्योरर के लिए एक गद्दी की तरह काम करता है जो बड़े फाइनेंशियल झटकों को सोख लेता है। बिल्कुल। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पर आते हैं। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, जिसे LLN भी कहते हैं, ये कहता है कि इंश्योर्ड एसेट्स का पॉपुलेशन जितना बड़ा होगा, लॉस की प्रोबेबिलिटी उतनी ही सटीक होगी। और डिस्पर्जन, इसका क्या मतलब है? डिस्पर्जन का मतलब है एक्चुअल लॉसेस और एवरेज लॉसेस के बीच का अंतर। LLN इस डिस्पर्जन को कम करता है। लेकिन अगर ये लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स इतना ही अच्छा है तो ये हमेशा काम क्यों नहीं करता? इंश्योरेंस को रीइंश्योरेंस की जरूरत पड़ती ही क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, कैटास्ट्रोफीज, जैसे भूकंप या सुनामी, जहां एक ही झटके में हजारों क्लेम्स आ जाते हैं। कोई एक इंश्योरर इसे हैंडल नहीं कर सकता। दूसरा कारण है अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन मतलब जोखिम का एक जगह जमा हो जाना। एकदम सही। जैसे किसी एक इलाके में बाढ़ आ जाए और वहां की सारी गाड़ियों और घरों को नुकसान हो जाए। वो सब अलग अलग पॉलिसीज हैं, लेकिन लॉस एक ही इवेंट से हुआ है। समझ गया। और तीसरा कारण? तीसरा है फाइनेंशियल कैपेसिटी की कमी। हर इंश्योरर के पास वर्किंग कैपिटल की एक लिमिट होती है। रीइंश्योरेंस इन तीनों सिचुएशंस में इंश्योरर को बचाता है। अच्छा, तो एग्जाम के लिए यहाँ पर की टेकअवे क्या है? एग्जाम के लिए ये कीवर्ड याद रखिए। रीइंश्योरेंस शेयर होल्डर्स फंड्स को बचाता है और इन्वेस्टमेंट इनकम को सुरक्षित रखता है। रेगुलेटर का भी यही लक्ष्य है कि इंश्योरर के पास लायबिलिटी से ज्यादा एसेट्स हों। अब बात करते हैं री-इंश्योरेंस के लीगल नेचर की। ये हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, राइट? हाँ, हमेशा। लाइफ इंश्योरेंस के मामले में भी, लाइफ इंश्योरेंस में भी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सही पॉइंट है, लेकिन रीइंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इंडेमनिटी का होता है, क्योंकि वो इंश्योरर की प्रॉपर्टी यानी उसके फाइनेंशियल एसेट्स को पॉलिसी ऑब्लिगेशन से होने वाले नुकसान से बचाता है। ये पॉइंट MCQ के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। गॉट इट। अब इसमें जो पार्टीज शामिल होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो इंश्योरा अपना रिस्क देता है उसे सीडिंग कंपनी या सीडेंट कहते हैं, और जो रिस्क लेता है वो रीइंश्योरर है। और जब एक रीइंश्योरर अपने रिस्क को और आगे रीइंश्योर करता है तो उसे कहते हैं रेट्रोसेशन, और उस रीइंश्योरर को कहते हैं रेट्रोसेशनेर। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है जो मैंने सुना एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। हाँ, मैं जानती हूँ आप क्या पूछने वाले हैं। इंसॉल्वेंसी वाला। एग्जैक्टली। अगर सीडिंग कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब दिवालिया हो जाए, तो रीइंश्योरर की क्या जिम्मेदारी है? ये सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स में से एक है। रीइंश्योरर सीडिंग कंपनी का इंश्योरेंस फेट शेयर करता है, कमर्शियल फेट नहीं। इंश्योरेंस फेट, नॉट कमर्शियल फेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है रीइंश्योरर को लॉस का अपना पूरा हिस्सा देना ही होगा, चाहे सीडिंग कंपनी ने ओरिजिनल पॉलिसी होल्डर को पे किया हो या नहीं। क्लेम अगर वैलिड है तो रीइंश्योरर लायबल है। अच्छा, एग्जामिनर ऑप्शंस में कमर्शियल फीड देकर कंफ्यूज करता होगा? बिल्कुल, ये पॉइंट मिस मत करिएगा, ये गारंटीड क्वेश्चन है। अब जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं, खासकर भारत के संदर्भ में। जरूर। पहला मरीन रीइंश्योरेंस 1370 में हुआ था और पहला फायर रीइंश्योरेंस 1821 में। काफी पुराना है। हाँ,
भारत की बात करें तो 1972 में GIC का गठन हुआ और 2000 में IRDAI बनने के बाद GIC देश का नेशनल रीइंश्योरर बन गया। GIC री, आज GIC री का स्टेटस क्या है? इसे 4% ऑब्लिगेटरी सेशन मिलता है। इसका मतलब है कि हर जनरल इंश्योरर को अपने बिजनेस का 4% GIC री को देना अनिवार्य है। 5% ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। यस, GIC री टेररिज्म पूल और न्यूक्लियर पूल को भी मैनेज करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के प्रीमियम को भारत में ही रखना, जिसे कहते हैं मैक्सिमाइज इंडियन मार्केट रिटेंशन। अच्छा, यहाँ 2 एक्रोनिम्स भी हैं, स्विफ्ट और IRDAI। हाँ, स्विफ्ट का फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, सिंगल विंडो इंटरनेशनल फैकल्टेटिव एंड ट्रीटी, और IRDAI तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ही। ठीक है, तो आखिर इंश्योरर्स ये प्रोटेक्शन खरीदते क्यों हैं? री इंश्योरेंस के मुख्य फंक्शंस क्या हैं? इसकी कई फायदे हैं। पहला और सबसे बड़ा है इंक्रीज्ड कैपेसिटी। मतलब बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों या प्रोजेक्ट्स को इंश्योर करने की क्षमता बढ़ जाती है? बिल्कुल। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बड़े लॉसेस से कैपिटल सुरक्षित रहता है। तीसरा है स्टेबलाइजेशन ऑफ क्लेम्स रेशियो, नतीजों में उतार चढ़ाव कम हो जाता है। एग्जैक्टली। चौथा, अक्यूमुलेशन कंट्रोल, जिसके बारे में हमने बात की। पांचवा, स्प्रेड ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क को अलग-अलग जगहों और बिजनेस टाइप्स में फैलाना। और छठा है न्यू मार्केट एंट्री, रीइंश्योरेंस की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके नए बिजनेस में कदम रखा जा सकता है। इसमें एक एग्जाम ट्रैप अलर्ट भी दिया गया है। रीइंश्योरेंस अंडरराइटिंग रूल्स को इग्नोर करने की इजाजत नहीं देता। हाँ, ये बहुत जरूरी है। रीइंश्योरेंस एक सुरक्षा कवच है, खराब अंडरराइटिंग के लिए लाइसेंस नहीं। ये बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाकर ओवरहेड्स फैलाने में मदद करता है, लेकिन रिस्क सिलेक्शन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 1 के सबसे जरूरी पॉइंट्स को जल्दी से दोहराते हैं। जरूर। टॉप 10 एग्जाम पॉइंट्स ये हैं। पहला, रीइंश्योरेंस इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस है, जिसे ट्यूमा ने शॉक एब्जॉर्बर कहा है। दूसरा, ये लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स की सीमाओं जैसे कैटास्ट्रोफी को पार करने में मदद करता है। तीसरा, ये हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। चौथा, इसका मूल सिद्धांत उबरीमा फीडाज यानी अटमोस्ट गुड फेथ है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, इंसॉल्वेंसी रूल, री इंश्योरर इंश्योरेंस फेट शेयर करता है, कमर्शियल फेट नहीं। ये तो गारंटीड क्वेश्चन है। छठा, भारत का नेशनल री इंश्योरर GIC है। सातवां, GIC टेररिज्म और न्यूक्लियर पूल्स को मैनेज करता है। आठवां, वर्तमान स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेटरी सेशन 4% है। नौवां, स्विफ्ट का फुल फॉर्म याद रखें। और 10वां, इसका मुख्य काम कैपेसिटी बढ़ाना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना है। परफेक्ट। ये एक बहुत अच्छा रिकैप था। अब चैप्टर 2 पर आते हैं, फॉर्म्स ऑफ रीइंश्योरेंस। ओके, तो मोटे तौर पर 2 तरह के फॉर्म्स होते हैं, फैकल्टेटिव और ट्रीटी। पहले फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस को समझते हैं। आपने कहा था ये एक वन ऑफ डील की तरह है। हाँ, यहाँ हर रिस्क को केस बाय केस बेसिस पर नेगोशिएट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन में 2 शब्द बहुत जरूरी हैं। इंश्योरर के पास सीड करने का ऑप्शन है और री इंश्योरर के पास एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है। दोनों आजाद हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। कोई ऑब्लिगेशन नहीं। इसका मतलब है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, हर बार नई नेगोशिएशन। एकदम सही, क्योंकि हर रिस्क को अलग से अंडरराइट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन, नेगोशिएशन, सब कुछ हर बार। तो इसका इस्तेमाल कब होता है? इसका इस्तेमाल होता है बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स रिस्क्स के लिए, जैसे किसी सैटेलाइट लॉन्च का इंश्योरेंस या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, या फिर ऐसे रिस्क्स जो ट्रीटी से बाहर रखे गए हों। ठीक है। और दूसरा फॉर्म है ट्रीटी रीइंश्योरेंस, जो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जैसा है। हाँ, ये एक अग्रीमेंट है जहां इंश्योरर प्री डिफाइंड बिजनेस के सारे रिस्क सीड करने के लिए ऑब्लाइज्ड यानी बाध्य है, और रीइंश्योरर उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए ऑब्लाइज्ड है। करेक्ट। यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत कम होती है। पर रीइंश्योरर हर रिस्क को देखे बिना कैसे एक्सेप्ट कर लेता है? यही ट्रीटी रीइंश्योरेंस का सार है। एक लाइन में, द रीइंश्योरर अंडरराइट्स द अंडरराइटर, नॉट द इंडिविजुअल रिस्क्स। अच्छा, मतलब रीइंश्योरर सीडिंग कंपनी की अंडरराइटिंग फिलॉसफी और उसकी टीम की एक्सपर्टीज पर भरोसा करता है। बिल्कुल। वो मैनेजमेंट की क्वालिटी देखते हैं, पास्ट रिजल्ट्स देखते हैं और फिर एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। इन दोनों के बीच एक हाइब्रिड फॉर्म भी है, फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी।
ये क्या है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्म है। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेटरी, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, यहाँ इंश्योरर के लिए फैकल्टेटिव है, यानी सीड करने का ऑप्शन है। वो चाहे तो रिस्क सीड करे या ना करे। ओके, ये तो इंश्योरर की मर्जी है। लेकिन री इंश्योरर के लिए ऑब्लिगेटरी है। मतलब अगर इंश्योरर ने रिस्क सीड कर दिया तो री इंश्योरर को उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। अरे वाह, ये तो इंश्योरर के लिए बहुत फायदेमंद है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बिल्कुल, इसीलिए ये बहुत आम नहीं है। री इंश्योरर्स इसे लेकर बहुत सावधान रहते हैं। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन से सीधा सवाल आता है। चैप्टर 2 की असेसमेंट में कुछ 5 क्वेश्चंस भी दिए हैं, जैसे दो री इंश्योरेंस कंपनीज के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? ये हमने अभी डिस्कस किया था। जवाब है रिट्रोसेशन। राइट। और एक सवाल है कि ट्रीटी में इंडिविजुअल रिस्क्स को क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि जैसा हमने अभी समझा, ट्रीटी में सीडिंग कंपनी की अंडरराइटिंग फिलॉसफी को रिव्यू किया जाता है, न कि हर एक रिस्क को। कॉन्सेप्ट मैप इसे बहुत अच्छे से बताता है। फैकल्टेटिव यानी फ्रीडम प्लस लेबर, ट्रीटी यानी ऑटोमेटिक प्लस वॉल्यूम, और फैक ऑब्लिगेटरी यानी हाइब्रिड कैपेसिटी। बहुत बढ़िया। तो चैप्टर 2 के मुख्य टेकअवेज क्या है? चैप्टर 2 के टॉप 10 एग्जाम पॉइंट्स ये हैं। पहला, दो मुख्य फॉर्म्स हैं, फैकल्टेटिव और ट्रीटी। दूसरा, फैकल्टेटिव, केस बाय केस, दोनों पार्टीज के लिए ऑप्शनल और हाई एडमिन कॉस्ट। तीसरा, ट्रीटी, ऑटोमेटिक, दोनों पार्टीज के लिए ऑब्लिगेटरी और लो एडमिन कॉस्ट। चौथा, और बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रीटी में री इंश्योरर अंडरराइटर को अंडरराइट करता है, रिस्क को नहीं। पांचवां, फैकल्टेटिव का उपयोग बड़े और कॉम्प्लेक्स रिस्क्स के लिए होता है। छठा, ट्रीटी का उपयोग बिजनेस की पूरी बुक को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। सातवां, हाइब्रिड फॉर्म है, फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी, इंश्योरर में सीड, री इंश्योरर मस्ट एक्सेप्ट। आठवां, रेट्रोसेशन का मतलब है री इंश्योरर का री इंश्योरेंस। नौवां, मुख्य अंतर ऑब्लिगेशन और रिस्क सिलेक्शन में है। और 10वां, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का अंतर एक पसंदीदा एग्जाम क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या है? मुझे लगता है हमने 2 गोल्डन थ्रेड्स देखे हैं। बताइए। पहला, चैप्टर 1 से री इंश्योरेंस एक शॉक अब्जॉर्बर है जो इंश्योरर्स को लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स की सीमाओं से बचाता है। सही है। और दूसरा? और दूसरा, चैप्टर 2 से कि इस शॉक अब्जॉर्बर का चुनाव जरूरत के हिसाब से होता है। अनोखे झटकों के लिए फैकल्टेटिव और लंबे सफर के लिए ट्रीटी। बहुत अच्छे से समराइज किया। और एग्जाम के लिए टॉप 3 रिमाइंडर्स हमेशा याद रखें। ओके। पहला, इंसॉल्वेंसी के मामले में री इंश्योरर इंश्योरेंस फेट शेयर करता है, कमर्शियल नहीं। दूसरा, जीआईसी री हमारा नेशनल री इंश्योरर है, 4% ऑब्लिगेटरी सेशन के साथ। और तीसरा, उबेरिमा फाइडेस का सिद्धांत री इंश्योरेंस के हर फॉर्म पर, मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट पर सख्ती से लागू होता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि हमारी बुनियाद अब तैयार है। बिल्कुल। जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि री इंश्योरेंस रिस्क को मैनेज करता है, लेकिन क्या री इंश्योरेंस खुद एक नया रिस्क पैदा कर सकता है? इंटरेस्टिंग। सोचिए, अगर आपका री इंश्योरर ही डिफॉल्ट कर जाए तो क्या होगा? इस पर विचार कीजिए। हम आने वाले सत्रों में इस पर भी चर्चा करेंगे। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम IC 85 कोर्स के 2 बहुत ही फाउंडेशनल चैप्टर्स की गहराई में उतरने वाले हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। बिल्कुल, और ये री इंश्योरेंस की दुनिया के 2 अलग-अलग रास्ते हैं। हाँ, आज का हमारा मिशन है री इंश्योरेंस के 2 फंडामेंटल मेथड्स को मास्टर करना, प्रोपोर्शनल और नॉन प्रोपोर्शनल। एक तरह से सोचिए कि री इंश्योरेंस के 2 चेहरे हैं। एक है पार्टनरशिप का, मतलब हम ये रिस्क मिलकर उठाएंगे। अच्छा। और दूसरा है प्रोटेक्शन का, कि आप छोटी-मोटी मुश्किलें संभालो, कोई बड़ी तबाही आई तो हम हैं। पार्टनरशिप वर्सेस प्रोटेक्शन, ये तो सुनने में ही काफी दिलचस्प लग रहा है। हमारे पास इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोर स्टडी मटेरियल है, एक स्लाइड डेक है और कुछ एग्जाम फोकस्ड MCQs भी हैं। तो हम कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम के नजरिए से ही समझेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 से, जो पार्टनरशिप वाली फिलॉसफी पर है, जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस। एग्जैक्टली। प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस का मतलब मूल मंत्र ही है शेयरिंग। हाँ, जैसा स्लाइड में द लॉजिक ऑफ शेयरिंग दिखाया गया है, यहाँ इंश्योरर और रीइंश्योरर हर चीज, रिस्क, प्रीमियम और क्लेम्स भी
सब कुछ एक तय अनुपात में बांटते हैं। ओके, तो अगर रीइंश्योरर मान लीजिए 50% रिस्क ले रहा है तो वो 50% प्रीमियम मिलेगा हाँ, और लॉस होने पे 50% क्लेम भी देगा। ये तो बस सरल लगता है। भी, पर एग्जाम में वो इसी सिंप्लिसिटी पर सवाल पूछते हैं। एक फ्रेज याद रखिएगा, लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप? जी, प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस में प्रीमियम और क्लेम्स के बीच एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। जितना हिस्सा रिस्क का उतना ही हिस्सा प्रीमियम और क्लेम का। एग्जामिनर यहाँ से सीधा एमसीक्यू बनाता है। समझ गई। तो ये शेयरिंग मॉडल असल में किन सिचुएशंस में ज्यादा काम आता है? ये हाई वॉल्यूम बिजनेस के लिए सबसे अच्छा है, जैसे मोटर इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, जहां लाखों पॉलिसीज होती हैं। अच्छा। लाइन कॉन्सेप्ट। सरप्लस का मतलब तो अतिरिक्त होता है, लेकिन ये लाइन क्या है? ये शब्द एग्जाम में बहुत बार आता है। लाइन इस ट्रीटी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सीधी भाषा में लाइन का मतलब है सीडिंग इंश्योरर की रिटेंशन। रिटेंशन मतलब वो अमाउंट जो इंश्योरर किसी भी एक रिस्क पर खुद रखने को तैयार है। बिल्कुल, वो कहता है इस रिस्क पर मैं 5 लाख तक का नुकसान खुद झेल सकता हूं, तो ये 5 लाख उसकी लाइन है। तो जो भी रिस्क इस 5 लाख की लाइन के ऊपर है वो सरप्लस कहलाएगा और उसे रीइंश्योरर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रिसाइसली। स्लाइड में जो एग्जांपल है उससे समझते हैं। एक फैक्ट्री का सम इंश्योर्ड है 50 लाख। ठीक है, इंश्योरर ने अपनी लाइन तय की 5 लाख, तो सरप्लस कितना हुआ? 50 - 5 यानी 45 लाख। करेक्ट। अब अगर इंश्योरर के पास एक 9 लाइन सरप्लस ट्रीटी है तो इसका मतलब है कि रीइंश्योरर इंश्योरर की लाइन का 9 गुना तक का रिस्क लेने को तैयार है। यानी 9 गुना 5 लाख मतलब 45 लाख। तो इस केस में इंश्योरर पूरा का पूरा 45 लाख का सरप्लस उस ट्रीटी में सीड कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर 20 लाख का क्लेम आ गया तो उसका बंटवारा कैसे होगा? बंटवारा भी उसी प्रपोर्शन में होगा। कुल रिस्क 50 लाख का था, इंश्योरर ने रखा 5 लाख यानी 10%। और रीइंश्योरर को दिया 45 लाख यानी 90%। एग्जैक्टली। तो 20 लाख के क्लेम में से इंश्योरर देगा 10%, जो हुआ 2 लाख, और रीइंश्योरर देगा 90% यानी 18 लाख। एग्जामिनर बिल्कुल ऐसा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे सकता है। ये तो बहुत क्लियर हो गया। सरप्लस इंश्योरर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पर क्या कोई ऐसा अरेंजमेंट भी है जो इससे भी ज्यादा ऑटोमेटिक हो? बिल्कुल है, और यही हमें प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस के दूसरे प्रकार पर लाता है, कोटा शेयर। ये सरप्लस से एकदम अलग है। कैसे? यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ऑब्लिगेशन है। इंश्योरर बाउंड है कि वो अपनी बुक के हर रिस्क का एक फिक्स्ड परसेंटेज, मान लीजिए 20%, रीइंश्योरर को देगा ही देगा। हर रिस्क का 20%? मतलब अगर कोई बहुत प्रॉफिटेबल पॉलिसी हो तब भी इंश्योरर को उसका 20% देना ही पड़ेगा? हाँ, देना ही पड़ेगा। ये तो थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव लगता है। कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी? सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, एक नई इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी सबसे जरूरी होती है। ये रिस्ट्रिक्शन उन्हें पहले दिन से गारंटीड रीइंश्योरेंस कैपेसिटी देती है। अच्छा। इससे रेगुलेटर्स और कस्टमर्स का भरोसा बनता है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। इंश्योरर कुछ प्रॉफिट छोड़ता है, बदले में उसे स्टेबिलिटी और पार्टनरशिप मिलती है। अब समझ आया। यह एक स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज है और इसमें भी फिक्स्ड और वेरिएबल होते हैं, है ना? जी, फिक्स कोटा शेयर में परसेंटेज हमेशा सेम रहता है, लेकिन वेरिएबल कोटा शेयर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। उसमें रिटेंशन परसेंटेज सम इंश्योर्ड के हिसाब से बदलता है। ओके। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर। स्लाइड में एक शब्द है बॉर्डरो। ये क्या होता है? बॉर्डरो मतलब बगेरो, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका सिंपल मतलब है लिस्ट। ये सीडिंग इंश्योरर की तरफ से रीइंश्योरर को भेजी गई सीड की गई रिस्क की एक डिटेल्ड लिस्ट होती है। इसमें क्या क्या होता है? नेम ऑफ इंश्योर्ड, क्लास ऑफ रिस्क, सम इंश्योर्ड, प्रीमियम, पीरियड, ये सब होता है। तो एग्जाम में इससे जुड़ा क्या सवाल आ सकता है? एग्जामिनर का पसंदीदा सवाल है, बॉर्डरों में क्या नहीं होता, और स्टडी मटेरियल के हिसाब से इसका जवाब है टेरिटोरियल स्कोप। ये पॉइंट मिस मत करिएगा। राइट, टेरिटोरियल स्कोप। हाँ, आजकल कॉस्ट बचाने के लिए बॉर्डरों का इस्तेमाल कम हो गया है, सिवाय नई कंपनीज के जहां रीइंश्योरर मॉनिटर करना चाहता है। ओके। एक और टेक्निकल पॉइंट है स्लाइड में, अंडरलाइंग बेसिस, रिस्क अटैचिंग और लॉस अकरिंग। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, इनमें क्या फर्क है? ये बहुत ही क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है और यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। रिस्क अटैचिंग बेसिस का मतलब है कि ट्रीटी उस ट्रीटी पीरियड में शुरू होने वाली सभी पॉलिसीज को कवर करेगी। अच्छा, मतलब जो पॉलिसीज उस साल में इंसेप्ट हुई। हाँ, भले ही क्लेम ट्रीटी खत्म होने के बाद ही क्यों ना आए। इसमें एक रन ऑफ पीरियड होता है,
और लॉस अकरिंग? लॉस अकरिंग बेसिस में सिर्फ उन्हीं क्लेम्स को कवर किया जाता है जो ट्रीटी पीरियड के दौरान हुए हैं, मतलब अकर हुए हैं। चाहे पॉलिसी कभी भी शुरू हुई हो। एग्जैक्टली जैसे ही ट्रीटी ईयर खत्म, रीइंश्योरर की लायबिलिटी भी खत्म। इसे क्लीन कट बेसिस भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, चैप्टर 3 को रिकैप करने से पहले एक सवाल। इंश्योरर को अपना बिजनेस लाने और मैनेज करने का खर्चा कैसे मिलता है? बेहतरीन सवाल। यहीं पर सीडिंग कमीशन का रोल आता है। रीइंश्योरर सीड किए गए प्रीमियम का एक परसेंटेज सीडिंग कंपनी को वापस देता है। अच्छा, उनके एक्विजिशन कॉस्ट्स कवर करने के लिए। जी, और अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल निकलता है तो अक्सर एक प्रॉफिट कमीशन भी दिया जाता है, जो अच्छे अंडरराइटिंग के लिए एक बोनस की तरह है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए चैप्टर 3 को समेटते हैं। हमने प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस की पार्टनरशिप फिलॉसफी को समझा। हाँ, जहाँ रिस्क और रिवॉर्ड शेयर होते हैं। इसके 2 मेन टाइप्स देखें। सरप्लस, जहां इंश्योरर अपनी लाइन यानी रिटेंशन खुद तय करता है, और कोटा शेयर, जहाँ हर रिस्क का एक फिक्स्ड परसेंटेज सीड करना ऑब्लिगेटरी होता है। और एग्जाम के लिए की टेकअवेज। पहला, लाइन का मतलब इंश्योरेंस रिटेंशन है। दूसरा, कोटा शेयर एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट है। तीसरा, बॉर्डरों में टेरिटोरियल स्कोप नहीं होता। चौथा, रिस्क अटैचिंग वर्सेस लॉस अकरिंग का फर्क। हाँ, और पांचवा, कमीशन का कॉन्सेप्ट। ये कोर आइडियाज हैं जहां से एमसीक्यूज बनते हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं चैप्टर 4 पर, जहां लॉजिक पूरी तरह से बदल जाता है। अब हम पार्टनरशिप से प्रोटेक्शन की दुनिया में जा रहे हैं। सही कहा। स्लाइड का हेडिंग है द लॉजिक ऑफ प्रोटेक्शन, जिसे नॉन प्रोपोर्शनल या एक्सेस ऑफ लॉस एक्सेल रीइंश्योरेंस भी कहते हैं। हाँ, यहाँ शेयरिंग का कॉन्सेप्ट खत्म। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कार इंश्योरेंस में डिडक्टिबल। अच्छा, जैसे अगर 5,000 का डिडक्टिबल है तो पहले 5,000 हम देते हैं, उसके ऊपर का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी देती है। बिल्कुल। यहाँ भी सीडिंग इंश्योरर एक लिमिट तक का लॉस खुद बेयर करता है, जिसे डिडक्टिबल या प्रायोरिटी कहते हैं। और उस प्रायोरिटी के ऊपर जो भी लॉस होता है वो रीइंश्योरर पे करता है। जी, एक अग्रीड लिमिट तक। और यहाँ प्रीमियम शेयर नहीं होता। रीइंश्योरर इस प्रोटेक्शन के लिए एक अलग प्रीमियम चार्ज करता है। तो एक्सेल का मेन पर्पस क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य इंश्योरर की बैलेंस शीट को बड़े कैटास्ट्रोफिक लॉसेस से बचाना है। ये सिवियरिटी ऑफ लॉस को कवर करता है, फ्रीक्वेंसी को नहीं। मतलब ये रोजमर्रा के छोटे क्लेम्स के लिए नहीं है। नहीं, ये उन बड़े झटकों के लिए है जो कंपनी को हिला सकते हैं। तो प्रोपोर्शनल और नॉन प्रोपोर्शनल में फंडामेंटल डिफरेंस क्या हुआ एग्जाम के लिए? बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस इंश्योरर के रिस्क एक्सपोजर को कम करता है, वॉल्यूम मैनेज करने में मदद करता है। ओके। जबकि नॉन प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस बड़े लॉस के फाइनेंशियल इंपैक्ट से बचाता है। एक वॉल्यूम की समस्या हल करता है, दूसरा वॉलेटिलिटी की। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगली स्लाइड है टाइप्स ऑफ एक्सेल कवर, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। पहला है वर्किंग एक्सेल। वर्किंग एक्सेल और पर रिस्क एक्सेल, जैसा नाम से ही क्लियर है, ये किसी एक सिंगल रिस्क पर होने वाले बड़े लॉस से बचाता है। जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री या बिल्डिंग। हाँ, ये डे टू डे लार्ज लॉसेस को मैनेज करने के लिए है। ये सबसे कॉमन टाइप का एक्सेल कवर है। दूसरा है कैटास्ट्रोफी एक्सेल और कैट एक्सेल। ये सुनने में ही बड़ा लग रहा है। और है भी। ये बड़े लॉसेस के एक्यूमुलेशन से बचाता है, जो किसी एक इवेंट या ऑकरेंस की वजह से होते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़ या तूफान। एग्जैक्टली। सोचिए, एक बाढ़ आई और एक इंश्योरेंस कंपनी की 500 पॉलिसीज को नुकसान हुआ। हर एक नुकसान शायद छोटा हो, पर जब वो सब जुड़ जाते हैं तो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, कैटास्ट्रोफी एक्सेल ऐसे सिंगल इवेंट से होने वाले मल्टीपल लॉसेस की एक्यूमुलेशन को कवर करता है। यहाँ कीवर्ड है सिंगल इवेंट। तो अगर एग्जाम में सिनारियो आता है कि एक तूफान ने 500 पॉलिसीज को अफेक्ट किया, तो जवाब होगा कैटास्ट्रोफी एक्सेल। प्रिसाइसली। तीसरा है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। ये तब ट्रिगर होता है जब इंश्योरर का पूरे साल का टोटल लॉस रेशियो एक पहले से तय परसेंटेज को पार कर जाता है। मान लीजिए 70%। तो ये इंश्योरर के ओवरऑल एनुअल रिजल्ट को प्रोटेक्ट करता है। हाँ, उसे एक बुरे साल में दिवालिया होने से बचाता है। और चौथा, एग्रीगेट एक्सेल। ये स्टॉप लॉस जैसा ही लग रहा है, हाँ, पर एक की डिफरेंस है। स्टॉप लॉस का ट्रिगर लॉस रेशियो परसेंटेज होता है, जबकि एग्रीगेट एक्सेल का ट्रिगर एक फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट होता है। अच्छा, जैसे जब पूरे साल में हमारे टोटल क्लेम्स 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे, तब ये पॉलिसी ट्रिगर होगी। बिल्कुल सही। ये अंतर एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब आते हैं रेटिंग पर। रेटिंग नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटीज। स्लाइड पर बर्निंग कॉस्ट का फॉर्मूला है।
इसे सिंपल टर्म्स में समझाइए। घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत लॉजिकल है। बर्निंग कॉस्ट वर्किंग एक्सेल को रेट करने का सबसे कॉमन तरीका है। इसका आइडिया क्या है? आइडिया यह है कि पास्ट एक्सपीरियंस फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेगा। फॉर्मूला है प्योर बर्निंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल लॉसेज इन द लेयर गिनीज नेट प्रीमियम इनकम गुणा 100। मतलब हम पिछले सालों का लॉस देख रहे हैं और उसे प्रीमियम इनकम से कंपेयर कर रहे हैं। जी, लेकिन ये प्योर बर्निंग कॉस्ट ही फाइनल प्रीमियम नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि रीइंश्योरर को अपने खर्चे और प्रॉफिट भी तो चाहिए। इसके लिए वो प्योर बर्निंग कॉस्ट पर लोडिंग लगाता है, जो आमतौर पर 25% से 30% होता है। अच्छा, तो फाइनल प्रीमियम का फॉर्मूला बन जाता है प्योर बर्निंग कॉस्ट 70-100 अगर लोडिंग 30% है। बिल्कुल। और कैटास्ट्रोफी हेक्सेल को कैसे रेट करते हैं? उनके लिए तो पास्ट डेटा मिलना मुश्किल होगा। सही पॉइंट है। इसीलिए कैट एक्सेल के लिए एक्सपोजर रेटिंग यूज होती है। ये स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और प्रोबेबिलिटीज पर आधारित होती है। मतलब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पर फोकस करती है। हाँ, कि इस एरिया में अगले 50 सालों में इतने बड़े भूकंप की क्या प्रोबेबिलिटी है। समझ गई। अब चैप्टर 4 के एग्जाम चेक पॉइंट स्लाइड पर आते हैं। इसमें एक एमसीक्यू है, Which cover is installed to assist to cover any gap in various reinsurance arrangements? इसका जवाब है अम्ब्रेला एक्सेस ऑफ लॉस। ये क्या होता है? अम्ब्रेला एक्सेल, जैसा नाम है, एक छाते की तरह काम करता है। ये बाकी सभी रीइंश्योरेंस कवर्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देता है। मतलब अगर कोई गैप रह गया हो या सारे कवर्स एग्जॉस्ट हो गए हों, तो अम्ब्रेला कवर उसे फिल करता है। एग्जैक्टली। तो चैप्टर 4 को समराइज करते हैं। हमने नॉन प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस को समझा, जो प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जी। हमने डिडक्टिबल प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट देखा और 4 मेन टाइप्स ऑफ एक्सेल कवर्स सीखे। वर्किंग एक्सेल पर रिस्क, कैटास्ट्रोफी एक्सेल पर इवेंट, स्टॉप लॉस, लॉस रेशियो ट्रिगर और एग्रीगेट एक्सेल मॉनिटरी अमाउंट ट्रिगर। और एग्जाम के लिए जो पॉइंट्स याद रखने हैं, बर्निंग कॉस्ट मेथड वर्किंग एक्सेल के लिए है, एक्सपोजर रेटिंग कैटास्ट्रोफी कवर्स के लिए, और इन चारों एक्सेल कवर्स के ट्रिगर्स का फर्क एमसीक्यूज के लिए हॉट टॉपिक है। राइट। और जीएनबीआई की डेफिनेशन भी, ग्रॉस प्रीमियम, कैंसिलेशंस, प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस प्रीमियम्स। बिल्कुल। तो आज हमने री इंश्योरेंस की 2 बिल्कुल अलग-अलग फिलॉसफीज को डिकोड किया। एक तरफ प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस, जो हम साथ साथ हैं वाली पार्टनरशिप पर आधारित है, और दूसरी तरफ नॉन प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस, जो बड़े झटकों से बचाने वाली प्रोटेक्शन पर आधारित है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये है कि एक इंश्योरेंस कंपनी रीइंश्योरेंस कैसे चुनती है, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये उनकी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी को दिखाता है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक इंश्योरर के लिए क्या बेहतर है, प्रोपोर्शनल ट्रीटी से मिलने वाली स्टेडी पार्टनरशिप या नॉन प्रोपोर्शनल कवर से मिलने वाली प्रोटेक्शन? इसका कोई एक जवाब नहीं है ना? नहीं है। इसका जवाब इंश्योरर की नीड्स, उसके पोर्टफोलियो और उसकी रिस्क फिलॉसफी पर डिपेंड करता है। ज्यादातर बड़ी कंपनियां दोनों का एक मिक्स इस्तेमाल करती हैं, और यही री इंश्योरेंस को इतना फैसिनेटिंग सब्जेक्ट बनाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, स्ट्रैटेजी का भी खेल है। और सोचने के लिए एक बात यह है कि जैसे जैसे डेटा एनालिटिक्स और एआई एडवांस्ड हो रहे हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड्स कैसे बदलेंगे? इंटरेस्टिंग। क्या भविष्य में रीइंश्योरेंस और ज्यादा कस्टमाइज्ड और डायनामिक हो जाएगा, जहां पार्टनरशिप और प्रोटेक्शन के बीच की रेखा शायद धुंधली पड़ जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में इस इंडस्ट्री को डिफाइन करेगा। तो चलिए आज की गहरी चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास है IC 85 रीइंश्योरेंस मैनेजमेंट का चैप्टर 5 रिटेंशंस, और साथ में एक स्लाइड डेक भी है जो इसे आसान बनाएगी। बिल्कुल। सोचने वाली बात है कि हर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक अनोखा महाभारत चल रहा होता है। महाभारत? ये तो काफी इंटरेस्टिंग टेक है। हाँ, एक तरफ है फाइनेंस मैनेजर, जो कंपनी की तिजोरी की रक्षा करना चाहता है। दूसरी तरफ है शेयर होल्डर, जो उस तिजोरी से ज्यादा मुनाफा चाहता है। और बीच में खड़ा है अंडरराइटर, जो इस युद्ध में शांति और बैलेंस बनाए रखना चाहता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी अनोखे संघर्ष को बिजनेस की भाषा में रिटेंशन कहते हैं। तो आज हम इस बैटल के हर पहलू को समझेंगे। हाँ, बिल्कुल, जीरो से। और कोशिश ये रहेगी कि एग्जाम का हर सवाल हम क्रैक कर पाएं।
ये चैप्टर ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस महाभारत की शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड से, सेटिंग रिटेंशंस, द मैनेजमेंट डिलेमा। ये स्लाइड एक टग ऑफ वॉर यानी रस्सी खींच का खेल दिखा रही है। ये 3 योद्धा कौन हैं और ये रस्सी क्यों खींच रहे हैं? तो देखिए, ये 3 योद्धा कंपनी के 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड हैं और तीनों का मतलब गोल अलग है। एक तरफ रस्सी को पकड़े हैं फाइनेंस मैनेजर। ओके। इनका एक ही मंत्र है, कैश इज किंग। इन्हें कंपनी के लिक्विड एसेट्स बचाने हैं, इसलिए ये हमेशा कंजर्वेटिव रहते हैं, रिस्क से दूर भागते हैं। मतलब इनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा रिस्क रीइंश्योरर को दे दो ताकि हमारा कैश सेफ रहे। एग्जैक्टली। फिर दूसरी तरफ से रस्सी खींच रहे हैं शेयर होल्डर्स। इनका मंत्र है रिटर्न ऑन कैपिटल। अच्छा। उन्होंने पैसा लगाया है और उन्हें उस पर तगड़ा रिटर्न चाहिए, इसलिए ये अग्रेसिव होते हैं और चाहते हैं कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा रिस्क अपने पास रखे, ताकि प्रीमियम का पैसा भी अपने पास रहे और प्रॉफिट बढ़े। बिल्कुल। और तीसरे जो बीच में है, अंडरराइटर, इनका क्या रोल है? ये तो फाइनेंस मैनेजर की टीम में होने चाहिए क्योंकि दोनों ही रिस्क कंट्रोल करते हैं। देखिए, यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नुआंस है। फाइनेंस मैनेजर सिर्फ कैश देखता है, अंडरराइटर बिजनेस की क्वालिटी देखता है। अंडरराइटर का काम है कंपनी के रिजल्ट्स में उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना। उनका व्यू पॉइंट टेक्निकल होता है। तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि रिस्क इतना हो कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो, लेकिन इतना भी ना हो कि एक बड़ा क्लेम आने से साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाए। तो यही है द डिलेमा, एक तरफ सेफ्टी, दूसरी तरफ प्रॉफिट और बीच में स्टेबिलिटी। अगर इस रस्सी खींच में बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होता है? स्लाइड के नीचे बॉक्स में इसका जवाब है और ये एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा। अगर रिटेंशन बहुत कम है यानी टू लो रिटेंशन, तो इसका मतलब आपने डर के मारे सारा बिजनेस रीइंश्योरर को दे दिया। इसे कहते हैं सीडिंग टू मच प्रॉफिट। अच्छा, आप सेफ तो हैं लेकिन कुछ कमा नहीं रहे। बिल्कुल। और अगर रिटेंशन बहुत ज्यादा है यानी टू हाई रिटेंशन, तो इसका मतलब आपने लालच में इतना रिस्क ले लिया कि एक बड़ा क्लेम आने पर कंपनी डूब भी सकती है, जिसे कहते हैं एक्सपोजिंग कैपिटल टू रूइन। एग्जैक्टली। इसलिए इनके बीच का ऑप्टिमम रिटेंशन ढूंढना ही सबसे बड़ी कला है। समझ गई। तो ये तो हुई कंपनी के अंदर की रस्सी खींच, लेकिन इस डिसीजन को और कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? चलिए इंटरनल फैक्टर्स पर आते हैं। पहला है एसेट्स, कैपिटल, फ्री रिजर्व्स। इसका सीधा साधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कंपनी की औकात। एक कंपनी उतना ही रिस्क अपने पास रखेगी जितना वो एक साल में लूज करना अफोर्ड कर सकती है। ओके। रिटेंशन को हमेशा कंपनी के फ्री एसेट्स के परसेंटेज के रूप में देखा जाता है। इसका सबसे अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल है एक नई कंपनी और एक पुरानी कंपनी। जैसे एक स्टार्टअप और एक मैच्योर कंपनी। हाँ, नई कंपनी यानी स्टार्टअप के पास एसेट्स कम होते हैं, इसलिए वो लो रिटेंशन रखती है, जबकि एक पुरानी मैच्योर कंपनी हाई रिटेंशन रख सकती है। राइट। आपकी सोर्स पीडीएफ ICSE फॉर श्योर के क्वेश्चन 60 में ये डायरेक्ट सवाल है। द ओनर्स एसेट्स आर इनएविटेबली लो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, औकात के हिसाब से रिस्क बिल्कुल आम जिंदगी जैसा। दूसरा फैक्टर है द पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क्स। यहाँ एक ग्राफ है जो बड़ा अजीब लग रहा है। ये ग्राफ इस चैप्टर का सार है, इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स काम करता है। मतलब? जितना बड़ा पोर्टफोलियो उतना प्रिडिक्टेबल लॉस। हाँ, यानी कम फ्लक्चुएशन। और जब पोर्टफोलियो स्टेबल हो जाता है तो उसे बैलेंस कहते हैं। यहाँ से ट्रिकी MCQ बन सकता है। अब ग्राफ पर आइए। इसमें 2 लाइन है, थियोरेटिकल और एक्चुअल प्रैक्टिस। थियोरेटिकल लाइन तो सीधी ऊपर जा रही है, मतलब बिजनेस बढ़ा तो रिटेंशन भी उसी रेशियो में बढ़ा दिया, सिंपल। हाँ, पर एक्चुअल प्रैक्टिस लाइन देखिए, वो उतनी तेजी से ऊपर नहीं जा रही। राइट। इसका मतलब है कि असल में कंपनीज कंजर्वेटिज्म दिखाती हैं। पोर्टफोलियो बढ़ने के बावजूद रिटेंशन उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ाते। इस लाइन को रट लीजिए, रिटेंशन ग्रोज लेस देन प्रोपोर्शनेटली। तो ये तो बड़ा अजीब है। कंपनी 4 गुना बड़ी हो गई, आमदनी बढ़ गई, लेकिन रिस्क लेने की हिम्मत उतनी नहीं बढ़ी। ऐसा लगता है जैसे जीतने के बाद भी टीम डिफेंसिव खेल रही है। ये कंजर्वेटिज्म क्यों जरूरी है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इंसाइट है। सोर्स में एक एग्जाम्पल है। एक इंश्योरर का पोर्टफोलियो 5 लाख का था, वो 50,000 का रिटेंशन रखता था। ओके। जब पोर्टफोलियो बढ़कर 2 लाख का हो गया, यानी 4 गुना, तो थियोरेटिकली रिटेंशन 2 लाख होना चाहिए था, लेकिन उसने रिटेंशन सिर्फ 60,000 किया। इतना कम? हाँ, क्योंकि बड़ा पोर्टफोलियो का मतलब हमेशा क्वालिटी पोर्टफोलियो नहीं होता।
मैनेजमेंट हमेशा एक बफर रखना चाहता है। ये ग्राफ और ग्रोज लेस देन प्रोपोर्शनेटली लाइन पर एग्जामिनर जरूर कंफ्यूज करेगा। तो कंपनी के पास पैसा है, बिजनेस है, पर फिर भी लिक्विड कैश की चिंता रहती है। यही हमें अगले इंटरनल फैक्टर पर ले आता है, कॉर्पोरेट लिक्विडिटी एंड इन्वेस्टमेंट मिक्स। बिल्कुल। इसको ऐसे सोचिए, आपकी सैलरी आती है, आप उससे म्यूचुअल फंड्स और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं हाई रिटर्न के लिए। लेकिन आप अपने वॉलेट में कुछ कैश भी रखते हैं, सब्जी खरीदने या ऑटो का किराया देने के लिए। वो कैश ही कंपनी के लिए लिक्विड एसेट्स हैं। रिटर्न भले कम दे, पर उसके बिना रोज का काम नहीं चल सकता। एग्जैक्टली। कंपनी के पास 3 ऑप्शंस हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जहां हाई इंटरेस्ट है पर पैसा इलिक्विड है। दूसरा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, जहां हाई रिटर्न है पर बहुत वॉलेटाइल है। और तीसरा सबसे जरूरी, लिक्विड एसेट्स, कैश। और फाइनेंस मैनेजर का काम है इस वॉलेट में हमेशा पैसा रखना। लेकिन अगर कोई बड़ा कैटास्ट्रोफी क्लेम आ गया जो वॉलेट के कैश से कहीं ज्यादा हो, तब क्या? एकदम सही सवाल। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रीटीज में एक सेफ्टी वाल्व होता है जिसे कहते हैं कैश लॉस लिमिट। ये पॉइंट मिस मत करिएगा। कैश लॉस लिमिट। हाँ, ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। जब कोई बड़ा लॉस इस लिमिट को क्रॉस करता है तो रीइंश्योरर क्वार्टरली अकाउंट्स के इंतजार किए बिना इमीडिएटली पैसा देता है। अच्छा, ताकि इंश्योरर की लिक्विडिटी बनी रहे और उसकी रेप्यूटेशन भी। बिल्कुल सही। तो ये तो हुई कंपनी के अंदर की बातें, उसका पैसा, उसका पोर्टफोलियो, उसकी रिस्क लेने की हिम्मत। लेकिन कोई भी कंपनी अकेले तो काम नहीं करती। बाहर की दुनिया जैसे कंपटीशन और सरकारी नियम इस रस्सी खींच के खेल पर कैसे असर डालते हैं? ये हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कंपनी के कंट्रोल से बाहर हैं। पहला है कंपटीशन एंड रेटिंग। यहाँ एक टर्म आता है सॉफ्ट मार्केट। सॉफ्ट मार्केट? इसका मतलब है जब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर कोई रेट कट करके बिजनेस उठा रहा है। अच्छा, तो सॉफ्ट मार्केट में जब बिजनेस आसानी से मिल रहा है तब रिटेंशन बढ़ाना नहीं चाहिए? मुझे तो लगा था कि ज्यादा बिजनेस मतलब ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। यही तो ट्रिक है। सस्ते रेट्स पर लिया गया बिजनेस डिसेप्टिव होता है, उसका लॉस रेशियो ज्यादा होता है। ओके, इसलिए ऐसे मार्केट में रिटेंशन बढ़ाना बेवकूफ़ी है। दूसरा फैक्टर है इन्फ्लेशन। इसका सिंपल रूल है, इन्फ्लेशन के साथ साथ रिटेंशन को भी बढ़ाना जरूरी है, वरना इफेक्टिवली आपका रिटेंशन कम हो रहा है। सही है। इसका रिस्क ये है कि इन्फ्लेशन से क्लेम्स की कॉस्ट तो बढ़ जाती है, लेकिन सम इंश्योर्ड उतना नहीं बढ़ता। इस पर डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है। और री इंश्योरेंस मार्केट का स्टेट भी असर डालता होगा, जैसे सब्जी मंडी में भाव ऊपर नीचे होते हैं। बिल्कुल। जब री इंश्योरेंस महंगा होता है, उसे हार्ड मार्केट कहते हैं, तब री इंश्योरर्स सीडेंट पर हायर रिटेंशंस के लिए मतलब दबाव डालते हैं। और इसके उल्टा? इसके विपरीत जब री इंश्योरेंस सस्ता होता है यानी सॉफ्ट मार्केट, तो कंपनीज आर्बिट्राज कर सकती हैं, यानी ज्यादा बिजनेस री इंश्योर करके रिस्क फ्री प्रॉफिट कमा सकती हैं। इंटरेस्टिंग। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर है लीगल इंसॉल्वेंसी। ये एग्जाम के लिए रामबाण है। IRDAI का नियम है कि एक इंश्योरर की एसेट्स हमेशा उसकी लायबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए। इस रूल को सॉल्वेंसी मार्जिन कहते हैं। तो ये सॉल्वेंसी मार्जिन रिटेंशन को कैसे लिमिट करता है? इसका कंस्ट्रेंट ये है कि सॉल्वेंसी मार्जिन कैलकुलेट करते समय सभी एसेट्स को काउंट नहीं किया जाता। जैसे वॉलेटाइल एसेट्स, स्टॉक्स को अलाउ नहीं किया जा सकता। इससे इंश्योरर की रिस्क रिटेन करने की क्षमता अपने आप लिमिट हो जाती है। IRDAI एक वॉचडॉग की तरह देखता रहता है। ठीक है, अब तक हमने कितना रिटेंशन रखना है उसके फैक्टर्स देखे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिटेंशन पर। स्लाइड में 2 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। हाँ, पर इससे पहले एक डेफिनेशन याद रखिए। रिटेंशन असल में रिस्क बेस्ड लॉसेस और इवेंट बेस्ड लॉसेस का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं टाइप्स पर। पहला है पर रिस्क रिटेंशन। इसका फोकस इंडिविजुअल पॉलिसी पर होता है। ये एक सिंगल रिस्क, जैसे एक फैक्ट्री, पर होने वाले लॉस को मैनेज करता है। तो इसको स्केल भी करते होंगे? हाँ, इसको रिस्क की क्वालिटी के हिसाब से स्केल डाउन किया जाता है। अच्छे रिस्क पर रिटेंशन ज्यादा, खराब रिस्क पर रिटेंशन कम। और दूसरा है पर इवेंट रिटेंशन। तो इसका मतलब पर रिस्क एक पेड़ को बचाने जैसा है और पर इवेंट पूरे जंगल को आग से बचाने जैसा। क्या बात है, बेहतरीन एनालॉजी। पर इवेंट रिटेंशन एक इवेंट से होने वाले एक्यूमुलेशन ऑफ लॉसेस को मैनेज करता है। जैसे एक ही बिल्डिंग में 10 अलग-अलग फायर पॉलिसीज। ये हुआ एक्यूमुलेशन विद इन अ ब्रांच। या फिर एक ही तूफान से शहर में हजारों कार पॉलिसीज पर क्लेम आना।
ये हुआ एक्यूमुलेशन बिटवीन पॉलिसीज। और इसको कैटास्ट्रोफी रिजर्व से मैनेज करते हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। अगली स्लाइड है प्रॉपर्टी एंड इंजीनियरिंग। यहाँ रिटेंशन कैसे डिसाइड होता है? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में रिटेंशन फिक्स करने का बेस है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस, PML। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती ही आती है। ओके, क्या है डेफिनेशन? द मैक्सिमम लॉस रीजनेबली एक्सपेक्टेड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इसमें फायर फाइटिंग जैसे लॉस कम करने के उपायों को ध्यान में रखा जाता है। अच्छा। सम इंश्योर्ड के बजाय PML के टर्म्स में रिटेंशन एक्सप्रेस करने से सीडिंग इंश्योरर को अंडरराइटिंग में थोड़ी एल्बो रूम या लचक मिलती है। इसको आसान भाषा में समझाइए। मतलब अगर एक बिल्डिंग का सम इंश्योर्ड 100 करोड़ है पर वहां बेस्ट फायर फाइटिंग सिस्टम है तो PML शायद 40 करोड़ ही होगा। बिल्कुल। और कंपनी अपना रिटेंशन 100 करोड़ पर नहीं 40 करोड़ पर बेस करेगी। इसका एप्लीकेशन सिंपल है। बेटर रिस्क का मतलब छोटा PML, इसलिए हायर रिटेंशन, और इन्फीरियर रिस्क का मतलब बड़ा PML, इसलिए लोअर रिटेंशन। परफेक्ट। और एक एग्जाम अलर्ट, अगर PML का अंदाजा गलत हो जाए तो री इंश्योरर्स अपने आप को बचाने के लिए ट्रीटी में PML एक्सेस क्लॉज डालते हैं। ये एक ट्रिकी MCQ बन सकता है। प्रॉपर्टी का तो समझ आ गया, लेकिन मरीन कार्गो में क्या चैलेंज है? अगली स्लाइड कहती है दी अननोन एक्यूमुलेशन। ये क्या बला है? मरीन कार्गो की सबसे बड़ी समस्या यही है। सोचिए, आप एक इंश्योरर हैं, आपके 10 अलग अलग क्लाइंट्स ने अपना माल एक्सपोर्ट किया और अनजाने में सबका माल एक ही जहाज यानी वेसल पर लोड हो गया। ओह, आपको पता भी नहीं चला कि एक ही वेसल पर आपका टोटल एक्सपोजर कितना हो गया है। इसी को कहते हैं दी अननोन एक्यूमुलेशन। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि मरीन कार्गो में रिटेंशन पर एग्रीगेट सम इंश्योर्ड पर वेसल फिक्स किया जाता है। ओके। और स्केलिंग के लिए छोटे और पुराने जहाज़ों के लिए रिटेंशन कम कर दिया जाता है, क्योंकि उनमें टोटल लॉस का रिस्क ज्यादा होता है। यहाँ कोई और इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है? हाँ, एग्जाम के लिए हल रिटेंशन होता है पर वेसल बेसिस पर, जब जहाज को नुकसान हुआ, जबकि कार्गो रिटेंशन होता है पर एग्रीगेट एक्यूमुलेशन ऑन वेसल बेसिस पर, जब जहाज पर रखे सारे माल को नुकसान हुआ। तो अब तक हमने बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स डिस्कस किए। अगली स्लाइड क्रिटिकल डेफिनेशंस एंड डिस्टिंक्शंस, एक क्विक रिवीजन जैसी लग रही है। हाँ, चलिए एक रैपिड फायर करते हैं डेफिनेशंस का। मैं टर्म बोलूंगा, आप बताएंगे ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पहला, प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस। ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में असली रिस्क कितना है वाली प्रॉब्लम सॉल्व करता है। परफेक्ट। अगला, कैश लॉस लिमिट। ये फाइनेंस मैनेजर की अचानक कैश कहाँ से लाऊं वाली प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इंश्योरर की लिक्विडिटी बचाता है। एक्सीलेंट। तीसरा, सॉल्वेंसी मार्जिन। ये रेगुलेटर यानी IRDAI की तरफ से एक लक्ष्मण रेखा है जो कंपनी को हद से ज्यादा रिस्क लेने से रोकती है। शानदार। और आखिरी, IBNR, इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। ये वो क्लेम्स हैं जो हो चुके हैं पर कंपनी को रिपोर्ट नहीं हुए। ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस में रिटेंशन के लिए बहुत क्रिटिकल है। क्या बात है, एकदम परफेक्ट। वाह, इस तरह से सारे टर्म्स एकदम क्लियर हो गए। और अब आखिरी स्लाइड, चैप्टर समरी, गार्डियन ऑफ सॉल्वेंसी। ये पूरे चैप्टर को एक सिंगल इमेज में समेट रही है। बिल्कुल, ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। रिटेंशन स्ट्रैटेजी के 4 मुख्य स्तंभ है। पहला है फिलॉसफी, वही टग ऑफ वॉर, प्रॉफिट वर्सेस सेफ्टी, जिसके प्लेयर्स हैं फिनांस, अंडरराइटर और शेयर होल्डर। हाँ। दूसरा है फैक्टर्स, इंटरनल जैसे एसेट्स और लिक्विडिटी, और एक्सटर्नल जैसे मार्केट साइकिल और रेगुलेशंस। तीसरा, सेक्टर स्पेसिफिक्स। बिल्कुल, प्रॉपर्टी में PML, मरीन में हल वर्सेस कार्गो, और लायबिलिटी में IBNR। और चौथा, सबसे बड़ा टेक अवे, As portfolio grows, retention increases, but conservatively, less than proportionately. एग्जैक्टली। ये लाइन हमने ग्राफ में भी देखी थी। ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। ये एक बेहद जरूरी चर्चा थी। रिटेंशन पॉलिसी आखिरकार एक कंपनी की सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी का आईना होती है। तो आइए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि रिटेंशन डिसाइड करना एक टेक्निकल डिसीजन से ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। और एग्जाम के लिए टॉप पॉइंट्स? हाँ, एग्जाम के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर सवाल आना लगभग तय है। पहला, सॉल्वेंसी मार्जिन और IRDAI रेगुलेशंस। दूसरा, वो ग्राफ जिसमें एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ रिटेंशन ग्रोथ दिखाया गया है, यानी लेस देन प्रोपोर्शनेटली। ओके। तीसरा, PML, कैश लॉस लिमिट और IBNR की डेफिनेशंस। चौथा,
पर रिस्क और पर इवेंट रिटेंशन के बीच का फर्क, और 5वां फाइनेंस मैनेजर, अंडरराइटर और शेयर होल्डर के रोल्स। तो ये 5 एरियाज इस चैप्टर की जान है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस आगे बढ़ रही है, क्या फ्यूचर में ऑप्टिमम रिटेंशन निकालने का कोई डेटा ड्रिवन फॉर्मूला बन सकता है जो फाइनेंस मैनेजर, अंडरराइटर और शेयर होल्डर तीनों को संतुष्ट कर सके, या फिर ये हमेशा एक इंसानी फैसला ही रहेगा? इस पर सोचिए। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कह सकते हैं एक फाइनेंशियल शील्ड की। बिल्कुल, एक सुरक्षा कवच। हाँ, एक सुरक्षा कवच जो एक बीमा कंपनी को बचाता है। और हमारे पास है ICFT5 री इंश्योरेंस मैनेजमेंट के 2 बहुत ही जरूरी चैप्टर्स। बिल्कुल, चैप्टर 6 जो इसका ब्लूप्रिंट बनाना सिखाता है, और चैप्टर 7 जो उस ब्लूप्रिंट को बाजार में ले जाकर असलियत में बनवाना सिखाता है। एग्जैक्टली, ये कोई ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये एक कस्टम डिजाइन शील्ड है। तो चलिए इस शील्ड का ब्लूप्रिंट बनाना शुरू करते हैं। चैप्टर 6 री इंश्योरेंस प्रोग्राम डिजाइन। सबसे पहला सवाल तो यह है कि इस कवच की जरूरत ही क्यों है? मतलब व्हाट्स द पर्पस? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इसकी जरूरत ही क्यों है। एग्जैक्टली। मतलब व्हाई डू वी नीड इट? हाँ। तो इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइमरी। ओके। सबसे पहला और सबसे जरूरी है सेफगार्ड सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब कंपनी को दिवालिया होने से बचाना। बिल्कुल। एक्चुअलीज इसके लिए एक बड़ा सीधा शब्द इस्तेमाल करते हैं, रुइन। रुइन? हाँ, मतलब बर्बादी, उस पॉइंट से बचाना। ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। अच्छा, तो ये बस मुनाफे के लिए नहीं है, ये जिंदा रहने के लिए। एग्जैक्टली। और दूसरा है स्टेबलाइज रिजल्ट्स। नतीजों में स्थिरता लाना। ये थोड़ा अजीब लगता है। बीमा का काम ही तो है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को संभालना। बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि री इंश्योरेंस एक शॉक अब्जॉर्वर है। शॉक अब्जॉर्वर? हाँ, एक साल बहुत बड़े क्लेम्स आ सकते हैं, अगले साल कम। तो ये जो बड़े झटके हैं, री इंश्योरेंस उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना दिखे। निवेशकों का भरोसा बना रहता है। बिल्कुल। और तीसरा है इंक्रीज कैपेसिटी। मतलब ये शील्ड हमें और ज्यादा ताकतवर भी बनाती है। हाँ बिल्कुल, ये आपको अपनी मौजूदा क्षमता से ज्यादा बड़े और जटिल रिस्क लेने की हिम्मत देता है। हाँ बिल्कुल, हिम्मत देता है। आप बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे एयरलाइंस या बड़े कारखानों को इंश्योर कर सकते हैं, ये जानते हुए कि अगर कोई बहुत बड़ा क्लेम आया तो पूरा बोझ अकेले आप पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, पर सोर्स में कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हैं, जैसे टेक्निकल, फाइनेंशियल। हाँ, वो भी जरूरी है। जैसे टेक्निकल ऑब्जेक्टिव का एक उदाहरण है ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन से बचना। जैसे सिर्फ एक ही शहर में सारे रिस्क लेना। बिल्कुल। मान लीजिए सिर्फ मुंबई में ही सारी प्रॉपर्टीज इंश्योर की हैं। हाँ। अगर वहां बाढ़ आ गई तो कंपनी डूब सकती है। एग्जैक्टली। री इंश्योरेंस इसमें मदद करता है। और एक कॉमन MCQ आता है एग्जाम में, हाँ। कि इनमें से कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, और ऑप्शन में होता है टू सिक्योर टेक्निकल असिस्टेंस। अच्छा, तो वो एक अदर ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी नहीं। बिल्कुल, समझ गई। अब आते हैं उन फैक्टर्स पर जो इस डिजाइन को इफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल फैक्टर्स, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, ये क्या हैं? ये उस शील्ड की धातु है, मतलब कंपनी की अपनी ताकत। पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स को मिलाकर बनते हैं टोटल फ्री एसेट्स। मतलब कंपनी के पास अपना कितना पैसा है? हाँ, ये जितना ज्यादा होगा कंपनी उतना बड़ा झटका खुद झेल सकती है, उसे उतनी पतली शील्ड की जरूरत पड़ेगी। और ये रिस्क बेस्ड कैपिटल RBC, ये क्या है? RBC बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है। RBC is the amount of capital needed to absorb the various risks of operating an insurance business. मतलब जितना ज्यादा रिस्की बिजनेस उतना ज्यादा कैपिटल चाहिए। बिल्कुल। एविएशन जैसे हाई रिस्क बिजनेस के लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए। जिनके पास लो कैपिटल होता है वो ज्यादा अग्रेसिव री इंश्योरेंस खरीदते हैं। मतलब वो ज्यादातर बोझ री इंश्योरेंस पर डाल देते हैं। हाँ, और यहीं पर इन्वेस्टमेंट और लिक्विडिटी का रोल आता है, संबंध है। सोचिए आपका सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा है। अब अचानक कोई बड़ा क्लेम आ गया, आपको तुरंत कैश चाहिए, तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी सस्ते में बेचनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। इंश्योरेंस के साथ भी यही होता है। वो अपना पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कैटास्ट्रोफिक क्लेम आने पर उन्हें तुरंत करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। तो यहीं पर ट्रीटी में एक कैश लॉस क्लॉज काम आता है।
रीइंश्योरर आपको तुरंत पैसा देता है अच्छा, ताकि इंश्योरर को अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को नुकसान में न बेचना पड़े। ये इन्वेस्टेड फंड्स पर स्ट्रेन आने से रोकता है। ये तो बहुत जरूरी क्लॉज हुआ। बहुत। एग्जाम ट्रैप अलर्ट। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का सीधा संबंध लिक्विडिटी से है। ठीक है, अब फाइनेंशियल फैक्टर्स के अलावा पोर्टफोलियो और ऑपरेशनल फैक्टर्स की भी बात है। हाँ, ये उस जंग के मैदान को समझने जैसा है। आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा और डाइवर्स है। मतलब आप किस किस तरह की रिस्क इंश्योर कर रहे हैं। बिल्कुल। जितना बड़ा और बैलेंस पोर्टफोलियो होगा, फ्लक्चुएशन उतना कम होगा। और एक बहुत जरूरी फैक्टर है ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये तो ऑब्वियस है, मुंबई में बाढ़ का खतरा दिल्ली से ज्यादा है। हाँ, पर ये सब कुछ बदल सकता है। एक कंपनी जो कोस्टल एरियाज में काम करती है, उसका पूरा फोकस तूफान और बाढ़ पर होगा। बिल्कुल, उसके प्रोग्राम में कैटास्ट्रोफी एक्सेल कवर सबसे जरूरी होगा। वहीं दिल्ली की कंपनी शायद भूकंप पर ज्यादा ध्यान देगी। तो एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन का रेलेवेंस क्या है। तो जवाब है एनालाइजिंग एक्सपोजर टू वेरियस पेरिल्स। 8 ऑफशोर में भी था। हाँ, तो ठीक है, हमने ये सब देख लिया। अब मार्केट फैक्टर्स भी हैं, रीइंश्योरेंस मार्केट कंडीशंस और फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, ये भी जरूरी है। अगर मार्केट हार्ड है, मतलब रीइंश्योरर्स रिस्क लेने से बच रहे हैं, तो शर्तें कड़ी होंगी। और सॉफ्ट है तो बेहतर टर्म्स मिल सकते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज का उद्देश्य है कि लोकल रीइंश्योरेंस कैपेसिटी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, ताकि प्रीमियम देश से बाहर कम भेजना पड़े। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज बचे। अच्छा, तो एक बार जब ये ब्लूप्रिंट बन गया, तो हम कैसे पता करें कि ये काम करेगा भी या नहीं? यहाँ ग्रोस टू नेट इवैल्यूएशन की बात की गई है। ये शील्ड का स्ट्रेस टेस्ट है। स्ट्रेस टेस्ट। हाँ, इंश्योरर्स सिमुलेशन और मॉडलिंग स्टडीज का इस्तेमाल करते हैं। वो पिछले सालों का डेटा इस नए प्रोग्राम के मॉडल में डालते हैं और देखते हैं कि अगर ये प्रोग्राम उस समय होता, हाँ, तो क्या होता। हाँ, इसे एज इफ रिजल्ट्स निकालना कहते हैं। ये पूरी तरह से डेटा ड्रिवन प्रोसेस है। बहुत खूब। तो चलिए चैप्टर 6 को जल्दी से रिवाइज करते हैं। की टेकअवेज क्या है? बिल्कुल। सबसे पहले रुइन। ये शब्द एक्चुअरीज बैंक्रप्सी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, कैश लॉस। ये बड़े क्लेम्स के दौरान इन्वेस्टेड फंड्स पर स्ट्रेन को कम करता है। तीसरा, सॉल्वेंसी। ये रीइंश्योरेंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। और टॉप 5 एग्जाम पॉइंट्स? पहला, प्राइमरी और अदर ऑब्जेक्टिव्स का अंतर याद रखें। दूसरा, आरबीसी की डेफिनेशन। तीसरा, ज्योग्राफिकल लोकेशन का संबंध पेरिल एक्सपोजर एनालिसिस से है। चौथा, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का संबंध लिक्विडिटी से है। और पांचवां, प्रोग्राम की सक्सेस को सिमुलेशन और मॉडलिंग स्टडीज से इवैल्यूएट किया जाता है। हाँ, ये पॉइंट्स मिस मत करिएगा। चलिए, अब चैप्टर 6 में बने इस ब्लूप्रिंट को बाजार में ले जाने का समय है। चैप्टर 7, रीइंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोग्राम अरेंजमेंट्स। शुरुआत होती है नेगोशिएशन एंड प्लेसमेंट से। डायरेक्ट और इंटरमीडिएरी प्लेसमेंट में क्या फर्क है? ये उस कारीगर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं जो आपकी शील्ड बनाएगा। अच्छा। डायरेक्ट प्लेसमेंट में आप, मतलब सीडेंट, सीधे रीइंश्योरर से डील करते हैं। और इंटरमीडिएरी प्लेसमेंट? उसमें एक ब्रोकर शामिल होता है। ब्रोकर आपकी तरफ से मार्केट में जाता है। तो ब्रोकर एक एक्सपर्ट हुआ जो बेस्ट डील ढूंढ कर लाता है। बिल्कुल। वो आपके ब्लूप्रिंट, जिसे स्लिप कहते हैं, को लेकर ग्रुप अंडरराइटर्स के सामने प्रेजेंट करता है। आपने स्लिप का जिक्र किया, और एक कवर नोट भी होता है। ये दोनों क्या हैं? मतलब इनमें फर्क क्या है? ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अच्छा। देखिए, स्लिप है वो पहला डॉक्यूमेंट, ब्लूप्रिंट, जिसे ब्रोकर मार्केट में ले जाता है। ओके, जिस पर सब साइन करते हैं। हाँ, और जब सब साइन कर देते हैं, प्लेसमेंट हो जाता है, तब ब्रोकर आपको, मतलब सीडेंट को, एक कवर नोट देता है। तो ये एक तरह से कंफर्मेशन हो गया। एग्जैक्टली। ये प्लेसमेंट का सबूत है, प्रूफ ऑफ प्लेसमेंट। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट होंगे, प्रीमियम होगा, पार्टिसिपेटिंग अंडरराइटर्स के नाम और उनके शेयर्स, सब होगा। लेकिन एक चीज नहीं होगी, और एग्जामिनर यही पूछता है। वो क्या? क्लेम रिकवरीज। उसका जिक्र कवर नोट में नहीं होता, वो ट्रीटी वर्डिंग का हिस्सा है। अरे जा, ये तो बहुत ही अहम डिटेल है। जी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। हम कैसे चुने कि हमारी शील्ड कौन बनाएगा? सिक्योरिटी एंड सिलेक्शन। यहाँ क्रेडिट रेटिंग्स की बात आती है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, द सॉवरेन रूल। ये क्या है? इसे 10 सॉवरेन रूल कहते हैं। ये कहता है कि कोई भी कंपनी अपने देश से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब? सॉवरेन रेटिंग होती है किसी देश की फाइनेंशियल रेटिंग, और इंश्योरर रेटिंग होती है कंपनी की रेटिंग। ये रूल कहता है कि किसी भी रीइंश्योरर की रेटिंग उसके देश, मतलब डोमिसाइल की रेटिंग से ज्यादा नहीं हो सकती। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है।
मतलब अगर कोई कंपनी फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, AAA ग्रेड की है। लेकिन वो एक B- रेटेड देश में है, तो उसकी फाइनल रेटिंग B- ही मानी जाएगी। बिल्कुल। और इसके पीछे एक ठोस कारण है। क्या? मान लीजिए उस देश में कोई राजनीतिक अस्थिरता आ गई। जी। रीइंश्योरर के पास पैसा तो है, हाँ। लेकिन इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से हाँ, वो पैसा हाँ। देश से बाहर भेज ही नहीं सकता। ओहो, तो आपका रीइंश्योरेंस कवर होते हुए भी बेकार हो गया। एग्जैक्टली इसलिए कंपनी की मजबूती उसके देश की स्थिरता पर भी निर्भर करती है। ये वाकई एक बहुत जरूरी पहलू है। और भारत में IRDAI का इस पर क्या नियम है? हाँ, IRDAI के नियम के अनुसार इंश्योरेंस को उन्हीं री इंश्योरेंस का उपयोग करने की अनुमति है जिनकी रेटिंग नॉट लेस देन BBB हो। तो BBB एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, दिस इज द मिनिमम एंट्री टिकट। ठीक है। अंत में रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ये आदान प्रदान क्या है? रेसिप्रोसिटी का मतलब है एक हाथ दे एक हाथ ले। अच्छा। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें इंश्योरर्स एक दूसरे के साथ री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सचेंज करते हैं। पर इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन और स्टेबिलिटी। कैसे? मान लीजिए भारत की एक कंपनी अमेरिका की कंपनी को अपना कुछ बिजनेस देती है और बदले में अमेरिकी कंपनी अपना कुछ बिजनेस भारतीय कंपनी को देती है। तो अब भारतीय कंपनी को अमेरिका के इंश्योरेंस मार्केट का भी एक्सपोजर मिल गया। अच्छा, तो पोर्टफोलियो ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई हो गया। हाँ, और इससे रिजल्ट्स में स्टेबिलिटी आती है, आपका रिस्क फैलता है। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। ये एक रणनीतिक साझेदारी है। चलिए, इंटीग्रेटेड एग्जाम चैलेंज से कुछ क्विक सवाल लेते हैं। ट्रीटी स्टैटिस्टिक्स कहाँ से कोलेट की जाती हैं? इसका जवाब है अकाउंट स्टेटमेंट्स एज सेंट एंड रिसीव्ड से। और कौन सा क्लॉज री इंश्योरर प्रीमियम को ओरिजिनल प्रीमियम रेट से जोड़ता है? ये है ओरिजिनल कंडीशंस क्लॉज, जिसे फॉलो द फॉर्चून्स भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब चैप्टर 7 के की पॉइंट्स को समराइज करते हैं। जरूर। टॉप 5 मस्ट रिमेंबर लाइंस। पहला, रेसिप्रोसिटी पोर्टफोलियो को ज्योग्राफिकली फैलाकर रिजल्ट्स को स्टेबलाइज करता है। दूसरा, सॉवरेन रेटिंग इंश्योरर रेटिंग के लिए सीलिंग का काम करती है। तीसरा, कवर नोट ब्रोकर इशू करता है। इसमें प्रीमियम और टर्म्स होते हैं, लेकिन क्लेम रिकवरीज नहीं। चौथा, IRDAI मिनिमम रेटिंग री इंश्योरर्स के लिए मिनिमम BBB रेटिंग अनिवार्य है। और पांचवा, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट्स। प्रोसेस स्लिप से शुरू होता है और कवर नोट उसे कंफर्म करता है। तो हमने देखा कि कैसे एक री इंश्योरेंस प्रोग्राम को सावधानी से डिजाइन किया जाता है और फिर उसे सही पार्टनर्स के साथ मार्केट में प्लेस किया जाता है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। बिल्कुल सही। डिजाइन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही एक सफल रीइंश्योरेंस स्ट्रेटजी के लिए जरूरी हैं। सही डिजाइन के बिना प्लेसमेंट मुश्किल है, और सही प्लेसमेंट के बिना अच्छा डिजाइन भी बेकार हो सकता है। आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया में क्लाइमेट चेंज और साइबर अटैक्स जैसे बड़े और अनिश्चित रिस्क बढ़ रहे हैं, भविष्य के री इंश्योरेंस प्रोग्राम्स को इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपने डिजाइन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बदलाव लाने होंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आ रहे हैं तो प्लीज ज्वाइन और सब्सक्राइब करें पैरेटो कोर्सेज को आगे आने वाले और लाभदायक वीडियोस के लिए और आपके ज्ञान के लिए, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान कम से कम समय में पाएं, बेहतर एफिशिएंसी के लिए।